हमारे सेशन का नाम है जन्नत की हकीकत क्या है, और मुझे लगता है जन्नत की एक हकीकत क्लाइमेट चेंज भी है। कश्मीर श्रीनगर में बैठकर डल के किनारे इतनी कड़ी धूप। लेकिन इफ्रा, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या है जन्नत की हकीकत? क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं वो ये भी आते हैं कि अरे आप लोग कहते हैं टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि कश्मीर बदल रहा है, कहते हैं कि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं उससे नहीं कश्मीर बदल रहा है। क्या बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, या बदल रहा है तो आपके हिसाब से नहीं बदल रहा है? श्वेता जी, अभी एलजी साहब यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी इतनी साफ डल झील नहीं देखी। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि हमने कभी इतनी खाली डल झील पिछले 30 साल में नहीं देखी जहाँ एक भी शिकारा डल झील में नहीं चल रहा हो। हमने भी कभी कश्मीरी ने इतनी साफ डल झील और इतनी खाली डल झील कभी नहीं देखी है। जो ये टूरिस्ट नंबर्स कहते हैं, आपको ये नहीं कहते कि मई के बाद ये सारे, जून के बाद सारे टूरिस्ट रास्ते ये पहलगाम में, सोनमर्ग में, अलग अलग जगहों पे रुका के पूरा टूरिस्ट फ्लो जम्मू और कश्मीर का सिर्फ 4 महीने का कर देते हैं। 20 लाख आपके यहाँ पे लोग हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये तो टूरिज्म का झूठ हुआ। ये एक महिलाओं की पैनल है, महिलाओं की बात करते हैं। जब 370 हटा, हमारे कंधे पर बंदूक तो इन्होंने चला दी, बोला कि आप महिलाओं के लिए 370 को हटाएंगे। पहली चीज जो इन्होंने की, यहाँ पे एक विमेंस कमीशन हुआ करता था श्वेता जी, उस विमेंस कमीशन को इन्होंने खत्म कर दिया। आज जम्मू और कश्मीर में महिलाओं की बेरोजगारी 48% है। जो बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में है। यही है ना, कहेंगे मुसलमान औरतों के लिए हम बात करेंगे, मुसलमान औरतों को बेरोजगार करने वाले भी तो आप ही हैं। आप हमारी बात क्यों करेंगे? आप कश्मीरी औरतों की बात किस मुंह से करते हैं? जहाँ तक बात आती है विमेन एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, क्यों मैं विमेन की बात कर रही हूँ? चूंकि एक विमेन पैनल है। आप एम्पावर, एलजी साहब ने बात की, बोला 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ, ये हुआ। सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दीजिए श्वेता जी, मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि जम्मू और कश्मीर में किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से, सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने इंश्योर किया है कि इस इलेक्शन का धीरे धीरे कोई मतलब ही ना रहे। पहले जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक मुहिम चलाई महाराजा के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए, पहले एक प्रॉक्सी पार्टी बख्शी को खड़ा किया, दूसरी प्रॉक्सी पार्टी गुलाम मोहम्मद सादिक को खड़ा किया। उसके बाद 1984 में फिर से हमारी सरकार को गिराया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1987 में रिगिंग करके, जो यहाँ इल्तिजा जी बैठी थी, मैं उनसे सवाल करना चाहती थी कि 1987 में तो आपके नाना जी या आपके पार्टी प्रेसिडेंट, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब 1987 में आप रिगिंग की बात करती है, जम्मू और कश्मीर में वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंश्योर किया कि कोई आगे ना आए। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेजोल्यूशन पास करती है ऑटोनॉमी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आप लोगों की इतनी हिम्मत कि आप हमको आंखें दिखाते हैं। एक मिलिट्री के दफ्तर में पीडीपी का जन्म होता है, ये सबको पता है ये असलियत। उसके बाद टू इंश्योर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कभी हिम्मत ना रहे दिल्ली से मुकाबला करने का, यहाँ की ज़मीन के लिए, यहाँ की जॉब के लिए। उसके बाद जब इनको लगता है पीडीपी भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, अब तो ये बी टीम ठीक नहीं है, उसके बाद एक और 2018 में बी टीम खड़ी होती है। फिर राम माधव जी यहाँ आके कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, हम बीजेपी फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं। अब आपके नए, उसके बाद और एक टीम आती है, रविंदर रैना साहब कहते हैं यहाँ पे कश्मीर में हमारा जो चिन्ह होगा वो बैट और बॉल होगा। उसके बाद आके कहते हैं अब आज नई एक बी टीम निकल गई है जिन्हें अचानक से 20 दिन के लिए कैंपेन करने के लिए बेल दी है। आप महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं महिलाओं का वोट आप 10-10, 100-100, 500-500 टुकड़ों में बांटते हैं। क्या ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है महिलाओं की? पर मैं शबनम से पूछूं उससे पहले, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब आपको बीजेपी की बी टीम लग रहे हैं यहाँ पर? इफ्रा जी देखिए, एक सिलसिला जो यहाँ पे रहा है, मैंने आपको बार बार कहा कि क्या बख्शी साहब जो थे इलेक्शन जीत के आए थे? जब सादिक साहब ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में कन्वर्ट किया, क्या वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर था? आप तो 1987 की बात करते हैं, आप बख्शी के इलेक्शन की, सादिक के इलेक्शन की, 1984 के इलेक्शन की, राम माधव साहब के अपने बयान की कि हम बीजेपी फ्रंट क्रिएट करेंगे। मैं अखबार की कटिंग आपको दिखाऊंगी। रविंदर रैना साहब के अपने बयान की, जहां कहते हैं कि यहाँ पे हमारा निशान बैट और बॉल होगा। आप मुझे ये बताइए,
आज इंजीनियर रशीद साहब के लिए बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अनंतनाग वेस्ट के एमएलए के कहते हैं इंजीनियर रशीद तो सो नहीं, मतलब इंजीनियर भी हमारा है, ये उनका बयान आया है। मुझसे क्यों पूछती हैं आप कि आप इनको प्रॉक्सी पार्टी क्यों कहते हैं? बीजेपी के लीडरों से पूछे ना, आप प्रॉक्सी पार्टी इनको क्यों बोलते हैं? दो पार्टीज को छोड़कर बाकी सब आपको लग रहा है कि आप बीजेपी से पूछे कि आप लोग इनको, आपके लीडर्स इनको प्रॉक्सी करार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्यों देते हैं? ठीक है शबनम, ये बताइए कि 35A और साथ में 370, उस समय वाकई जो इफ्रा कह रही हैं वो बातें हुई कि महिलाओं को जो अधिकार नहीं है, चाहे इनहेरिटेंस की ही बात हो, वो कश्मीरी महिलाओं को वो अधिकार दिया जाएगा यहाँ पर लीगली मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं, मिल रही हैं, क्या महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? जी, महिलाओं की स्थिति का सवाल नहीं है, सवाल कश्मीर और कश्मीरी का है। मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए 370 और 35A वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात से हुई कि यूनियन टेरिटरी का डिमोशन किया, हमको डिमोट किया गया फ्रॉम स्टेटहुड टू यूनियन टेरिटरी। वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, क्योंकि इस तरह से ये लगा कि भाई हमारी हैसियत क्या है? क्या ये मैसेज आया वहाँ से कि ले कश्मीरी स्टेटहुड भी लिया, जैसी क्या करोगे तुम? पर अब जो मैं ये बातें सब सुन रही, मैं यहाँ ये समझ के आई हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ आज बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कश्मीरी है और इसकी इंटीग्रेशन है विद द कंट्री। ये जो हंगामा बरपा हुआ है अभी पीडीपी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इल्तिजा यहाँ है, मैं इनकी पर्सनली इनके लिए नहीं कह रही हूँ। तो कल से जो ये हंगामा शुरू हुआ है इंजीनियर रशीद के लिए, मुझे ये लगता है पता नहीं, दे शुड बी हॉल्ड अप फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑल दीज हेड्स ऑफ दीज पार्टीज। हाउ डेयर दे से दैट कोर्ट ने ये बीजेपी के कहने पे किया, अगर किया भी होगा, लेकिन आप इनकी हकीकत जान लीजिए कि ये कह रहे हैं जी कोर्ट ने किया है। आई थिंक द कोर्ट्स इन दिल्ली शुड इनिशिएट सुमोटो कंटेम्प्ट अगेंस्ट द पार्टी चीफ्स, और अगर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट साबित होता है, ये तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। ये क्या तरीका है? किसी को कोर्ट ने बेल दी है और आप हर एक को कह रहे हैं ये बी टीम है बीजेपी की। ये डिस्कोर्स गलत है। सब कश्मीरियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, गो एंड वोट। आप सब लोग निकल आइए, हज़ारों की तादाद में निकल आइए और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। आप जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, आप कैंडिडेट को कामयाब करें और उनसे कहें जो भी उनका एजेंडा है, जो वो बात करना चाहें आप करें, लेकिन आप वोट कीजिए और निकल आइए। सारे कश्मीर को निकलना चाहिए एंड दे शुड कम इन लार्ज नंबर्स। किसी एक कश्मीरी को घर में नहीं रहो। जो भी कैंडिडेट आपको चूज़ करना है चूज़ कीजिए, लेकिन ऐसा मैंडेट दीजिए ताकि आगे की जो सरकार आए वो आपके लिए बोल पाए। अभी एलजी साहब का मैं सुन रही थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी सब कुछ हुआ नेगेटिव हुआ, कुछ बातें ज़रूर ठीक हुई। यहाँ अकाउंटेबिलिटी हुई, ऑफिसेज में लोग जाते नहीं थे, थोड़ा सा वो डिसिप्लिन हुआ। हम इसके हक में भी हैं कि अगर यहाँ पे अनअकाउंटेड वेल्थ आया तो क्यों नहीं सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। हमारी जनरेशन्स उससे डिस्ट्रॉय हो रही हैं। बट लेकिन ये कहना कि हमारी वजह से फिर यहाँ पर पीस है, पीस नहीं है श्वेता। तो क्या हुआ? पत्थरबाजी नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग से पीस है? नहीं है। क्या मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म हुई है? नहीं हुई है। क्या यहाँ वायलेंस है? बहुत वायलेंस है। ये कहना कि भाई उसको उठाया, इसको अगर मेरे नज़दीक में अगर है भी, भाई सेंटर में इस वक्त बीजेपी हुकूमत में है, तो कल को अगर कोलिएशन होगा या हंग असेंबली होगी तो ये लोग भी तो सेंटर से ही बात करेंगे। अब इनका ये शायद गिला है इन दोनों पार्टियों का कि भाई सिर्फ हमसे ही बात करो और किसी से बात ना करो। रशीद इंजीनियर आया है तो क्या कहा उन्होंने? अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। ही स्पोक अप अबाउट द कश्मीरी के दर्द के बारे में उन्होंने कल कहा कुछ बातें जिनका एहसास मुझे भी नहीं था। कल जो वो बता रहे थे, भाई कुछ कश्मीरी वहाँ पर वो मर गए, हम बात वो दर्द थी उनको इलाज नहीं मिला।
तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि सारा इंडिया, आप हैं श्वेता, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग हम लोगों के लिए क्या नज़रिया रखते हैं, लेकिन स्टार्ट नाउ कि श्वेता आप, हाउ डू यू जज मी? क्या आपकी नज़रों में हम सब लोग सेपरेटिस्ट हैं, हम सब लोग टेररिस्ट हैं? अगर आप हमारे लिए ये समझते भी हैं तो भी हम आपको ये नहीं कहेंगे नहीं प्लीज़ हमारे बारे में ये मत सोचो। अगर आपने सोचना है तो सोचो, उसमें क्या करेंगे हम, लेकिन आप लोग भी तो पहल करें, और सही है पहल वो। और अगर आपने बात सही कही है, और देखिए जब हम यहाँ के वोटरों से बात करते हैं, उनके एस्पिरेशन सेम है जो देश के बाकी हिस्सों में होते हैं। उनको भी बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये बातें करते हैं। लेकिन इफ्रा, ये चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, और मैं उन सभी यंगस्टर्स की तरफ से पूछ रही हूँ, क्योंकि 370 तो अभी 2019 की बात है। उससे पहले जब मैं यहाँ पर लोगों से बात करती थी, वो कहते थे कि हम भी चाहते हैं इलेक्शन में लड़ना, टिकट नहीं मिला। ये देश में, हर देश क्या दुनिया भर के हर इलाके की बात है। पर आज जब वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको क्यों कह दिया जाता है कि भाई तुम मोहरे हो? उसका अपना वजूद नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जी, पहली बात तो श्वेता जी, आपने कहा कि जब आप पहले बात करती थी तो अब आज वो बात करने वाले राहुल कंवल साहब ने भी सवाल किया था, वो लोग आज अलग भाषा लोग बोलते हैं। शायद उसकी वजह ये है कि जिन लोगों से आप बात करती थी वो आज जेलों में बंद है। जम्मू और कश्मीर की पॉपुलेशन 1% है और यहाँ के यूएपीए केसेस 36% पूरे देश के हैं। तो जिन लोगों से आप बात करते थे, सुनते थे, शायद वो सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। मैं आपको याद दिला दूं, एक लड़का था, उसने अपनी टी शर्ट पे कुछ लिख दिया था, उस टी शर्ट की बिना पे उस पे यूएपीए का केस लगाया गया। तो आप लोगों से कोई बात कर नहीं रहा है, या तो जेल का डर है या तो ऑलरेडी जेल में बंद है। अब आप कहती हैं कि क्या इंडिपेंडेंट लोग चुनाव नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, और बहुत अच्छी बात है कि आज तक से हम सिविल लिबर्टीज़ की बात सुन रहे हैं। लेकिन श्वेता जी, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या एक इंडिपेंडेंट इंसान जिसका मामा, चचा, पापा, दूर दराज का रिश्तेदार मिलिटेंट रहा हो, क्या वो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता? क्या जम्मू और कश्मीर की भाजपा सरकार उसको सरकारी नौकरी करने देती है? हम तो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं और सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये क्या दोगलापन बीजेपी का है कि सरकारी नौकरी आप उन्हें करने नहीं देते, चाहे नीट में वो बच्चे 500-500 पॉइंट क्यों ना लाएं, लेकिन जब अचानक से इलेक्शन आते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये एमएलए बन सकता है। ये दोगलापन मैं बीजेपी से सुनना चाहती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर है, वो नौकरी भी कर सकता है, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। अब आती है दूसरी बात, आपने कहा इंडिपेंडेंस में खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है, लेकिन एक पैटर्न में एक कड़ी मिसिंग है, और अगर आप उसका जवाब देना चाहें, या शबनम जी उस पैटर्न, उस कड़ी, मिसिंग कड़ी का जवाब देना चाहिए, हम बहुत खुश होंगे। जम्मू कश्मीर में ये जो इंडिपेंडेंस का सिलसिला है, ये कश्मीर घाटी में क्यों, वाई इज इट कन्फाइंड टू कश्मीर वैली? जम्मू में तो आपने कितनी जम्मू बेस्ड, पिछले 10 साल में आपने कितनी नई जम्मू बेस्ड नई पॉलिटिकल पार्टियों को उभरते हुए देखा है? एक का नाम बता दीजिए, एक जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 10 साल में उभरी हो, एक का नाम मुझे बता दीजिए। अब अगर आप कहेंगे कि आपने कितनी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों को पिछले 10 साल में उभरते हुए देखा है, मैं 10 पार्टियों का नाम आपको यहाँ बैठ के गिना दूंगी। तो ये जो पैटर्न है, 44% आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये दाल में कुछ काला नहीं है श्वेता जी, ये पूरी दाल ही काली है। शबनम, आप कुछ कहना चाह रहे? जी, अब ये मैंने आपसे कहा कि इतना दौर गुजरा, तो मैंने बखुदा परसों भी मैं राजदीप के साथ प्रोग्राम में थी, मैंने ये सोचा कि हम यही कहेंगे भाई हम कश्मीरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहती हूँ। दिस इज़ द टाइम टू हील। एक दूसरे के लिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चूँकि पीडीपी और कांग्रेस का ये जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो अब आके रशीद इंजीनियर साहब पे रुक गया है, तो फिर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं दोनों पार्टीज़ को। अब पीडीपी कह रहे हैं जी वो रशीद इंजीनियर साहब जो है वो जी एक्सट्रीमिज़म में है, मिलिटेंसी में, सेल्फ रूल, तो उसी का एक थोड़ा सा ग्लैमरस कॉन्स्टिट्यूशन था उसी बात का। अब आए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही महज रायशुमारी का नारा दिया।
कि हमें एक खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी बता दूं, आप मुझे, तो आप लोग सब ये समझते हैं मेरे वालिद साहब को, अब्दुल गनी लोन साहब, जो शहीद हुए, जिनको इस बात पे मारा गया कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से जो मिलिटेंट आए हैं, इट इज़ टाइम फॉर देम टू गो बैक। और उस वक्त उन्होंने वो नारा दिया जिस वक्त सब ने उनको कहा कि आप मारे जाएंगे, बट ही सेड दिस इज़ माई कन्विक्शन एंड आई नो आई विल गेट किल्ड, एंड ही गॉट किल्ड। बट क्या परसेप्शन है आप लोगों को कि हम सेपरेटिस्ट हैं? हम सेपरेटिस्ट नहीं हैं। मेरे वालिद जब वहाँ से आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो मिर्दुल्लाह साराभाई साहिबा ने कहा कि आप ये बड़ा होनहार नौजवान है, आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट उन दिनों को नई इस्टेब्लिश हुई थी, आप यहीं रहे। इट वाज अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज़, दे जॉइंड कांग्रेस। तो कहते हैं 58-60 में जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, तो उस वक्त महज रायशुमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, सोशल बाइकॉट था। तो जिस इंसान ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ज्वाइन की कांग्रेस ना, जब वो जाते थे सब्ज़ी लेने तो सब्ज़ी वाला बात नहीं करता था, वो किसी दुकानदार के पास जाते थे, दुकानदार बात नहीं करता था, ऐसा सोशल बाइकॉट था। लेकिन ऑल ऑफ देम टुगेदर दे वर्कड सेल्फलेसली फॉर द कॉमन मैन। और ऐसा हुआ कि पहली बार हंदवारा में इंदिरा गांधी साहिबा का जलसा हुआ, पहली बार 1963-64 में। That was the first time, because all of these people, they worked selflessly for the common man. वो मिनिस्टर रहे, बाद में यहाँ पे कुछ हालात ऐसे हुए, फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, but he was still a loner even in the हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, an outsider, because he never believed in violence. अब ये रहा इन पार्टीज़ का कि मुझे जो लग रहा है, जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये पावर जो है ये सिर्फ आप हमें दे दीजिए, बाकी कश्मीरी जो है उनको वहाँ पे स्लोगन्स करने हैं, वो आज़ादी के लिए रोज़ स्लोगन्स दें, मारे जाएं वहाँ पे, कुछ क्यों नहीं आएंगे हमारे नौजवान? अगर उन्होंने आज़ादी के पार्टिसिपेट पहले ही कहा हमने जी आज़ादी लड़ी, अब उनको समझ में आया कि द रोड टू ऑल दीज थिंग्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं ये चाहती हूँ कि जो जेलों में भी हैं उनको छोड़ दीजिए, रिहा कीजिए, उनको भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पार्ट करने दे दीजिए। मगर मुझे हैरत इस बात की होती है, सबसे जो मुझे एज अ लॉयर जो सबसे मुझे यहाँ पर चीज़ जो लगती है वो है अफसा। अफसा का क्या मतलब होता है? अफसा का मतलब ये होता है कि जब एक प्लेस डिस्टर्ब्ड होती है, अ डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जहाँ आप फंडामेंटल राइट्स को पामाल करते हैं। श्वेता जी, आप और मैं, वी आर नॉट ऑन इक्वल टर्म्स। आप मेरे से सुपीरियर हैं, आप सब लोग जो आए हैं, यू आर सुपीरियर देन मी। नाउ यू विल आस्क मी हाउ, बिकॉज माई फंडामेंटल राइट्स have been suppressed, वो उनको गो बाय दिया गया, because this area has been described as a disturbed areas act। तो जब एलजी साहब या ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जी बड़ा ग्लोरियस पीरियड है, तो मेरा बहुत रिस्पेक्ट से उनसे सवाल है कि जब आप ग्लोरियस कहते हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट ही जब सप्रेस्ड है, वो बंद है, तो आप मुझे बताइए, आई डोंट फील इक्वल टू यू। जब मैं आप सब से बात करती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं आपके बराबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं हिम्मत करती हूँ कि आप लोगों के पास साथ आप आके बात करती हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, बट स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट इक्वल टू, बट लेकिन ये पार्टीज उस चीज़ को बिल्कुल टच नहीं करती हैं। दे डोंट टच इट बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। This is fundamentally a problem. पहली बात, when Prime Minister's position to Chief Minister's was converted to Chief Minister's position under Ghulam Mohammad Sadiq Saab, Shabnam Lone's father, respected father, was a part of that cabinet. ये लोग किस साइड खड़ी हैं ये किसी को, आपको अभी तक समझ नहीं आया है, कश्मीरियों को भी समझ नहीं आया है अभी तक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। दूसरी बात ये कहती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी आफ्सपा की बात नहीं की। मैं इनको याद दिला दूं, उमर अब्दुल्ला साहब ही पहले वो वाहिद चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने ऐलान किया 2010 में कि वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को यहाँ से हटाने के लिए सेंटर के साथ बातचीत करेंगे। पी चिदम्बरम साहब का बयान होम मिनिस्टर का बयान है, जहाँ उन्होंने कहा कि वो सेंटर की तरफ से ये बात नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है।
शबनम जी ने कहा ये दिस इज द टाइम टू हील. Absolutely, this is indeed the time to heal, but this is also the time to fight. यहाँ पे एक लड़ाई होनी है लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ के स्टेटहुड के लिए, यहाँ के डोमिसाइल लॉज के लिए, यहाँ के ज़मीनी कानूनों के लिए, यहाँ की जॉब्स के लिए. और ये जो लोग हैं जो यहाँ पे लड़ाई करने को अभी निकला है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये ऐसे लोग जो हैं जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक करते हैं, ये हमें अटैक नहीं करते हैं, ये जम्मू और कश्मीर की उस लड़ाई को अटैक करते हैं जो लड़ाई आगे लड़ी जाएगी. ये जम्मू और कश्मीर के उस स्टेटहुड की लड़ाई को अटैक करते हैं, उन नौकरियों को अटैक करते हैं. यहाँ अभी एलजी साहब ने कहा कि हमने लैंड बैक, उन्होंने कहा कि लैंड हमने आइडेंटिफाई किया है ऑलमोस्ट 65% लोगों को जो उनकी लिस्ट में है, हमारे पास ज़मीन है देने के लिए. ऐसे ऑर्डर जब आएंगे, ये ऑर्डर शबनम जी नहीं लड़ेंगी, ये ऑर्डर असेंबली में लड़े जाएंगे, असेंबली में बात की जाएगी, एंड दे विल इंश्योर कि किसी भी, देखिए इनका मंशूर ये है कि इनको इंश्योर करना है कि कोई भी जम्मू और कश्मीर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ताकतवर हो ही ना जो ये बात सामने कर सके. इनकी कहनी में और इनकी करनी में आसमान और जमीन का फर्क है. एक बात है, मैं नहीं चाहती, मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, स्टेटहुड, मतलब बीजेपी भी कह रही है कि स्टेटहुड अब नेक्स्ट है क्रम में, वो भी एलजी साहब बोल कर गए. दूसरी चीज 370 हटाने की बात, वापस लाने की बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर वादा कर रही हैं 35A की. उन्होंने कहा कि स्टेटहुड नेक्स्ट है. उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हम क्या कर रहे थे, प्रक्रिया चल रही है, यही कहा ना उन्होंने. कहा कि पहला डिलिमिटेशन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा स्टेटहुड. उनकी, अगर आप उनकी बात सुनते तो आपको लगता कि दूसरी प्रक्रिया जो इलेक्शन की है ये तो उन्होंने खुद की है. अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर में लिखा कि बाय 30 सितंबर इनको इलेक्शन बीजेपी को कराने ही कराने हैं. रिहाई भी तो इंजीनियर राशिद की कोर्ट से ही हुई है ना. कोर्ट एक मामले में, दूसरे मामले में अलग नहीं हो सकता. जी देखिए, सबसे जो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट जो हुआ व्हेन ये 2019 5 अगस्त का हुआ, सबसे जो मुझे दुखद बात लगी ये कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उस वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना सकती थी. हर एक ने दौड़ लगाई, कोई पहले दौड़ा सुप्रीम कोर्ट, कोई बाद में दौड़ा सुप्रीम कोर्ट. नो, दे शुड हैव, और इनको वेट करना चाहिए था 6 months को. बट they just all went, they ran helter skelter. किसी एक ने एक मिनट में अपनी बात कर लीजिए, फिर ये अपना रिस्पॉन्ड कर देंगे. सो एक तो ये मेरा, और दूसरी बात ये है कि ये बार बार कश्मीरियों के लिए सिर्फ नौकरियों का क्यों कहते हैं. अरे मेरा कश्मीरी नौजवान क्यों नौकरी करे, लेट हिम कम एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स, लेट हिम कम एंड डू समथिंग एल्स. बार बार कश्मीरी क्या, उसको क्या, ये क्यों वो बार बार नौकरियों का कह रहे हैं, क्यों, वाई. पहली बात है, देखिए जिस जगह में अभी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ना हो, जहाँ पीस ना हो, आप देखिए इस डल को, लुक, ये जो है ये प्रिस्टीन होती थी ये लेक. यहाँ कहते थे एक पैसा अगर आप डालते तो तह तक पहुँचता. तो कहीं ना कहीं ऐसी मानन सोच लीजिए जो इस डल की हालत हुई है पिछले 50-60 सालों में, जो भी हुक्मरान यहाँ आए हैं इसी तरह से इन्होंने हमारी जिंदगियों को जंग लगाया. ऑल ऑफ देम. दिस डल रिप्रेजेंट्स दैट. ये डल हमारी ये जो पेन है इसका गहवारा है. इन अ वे, somehow ironically, this polluted dal represents the polluted landscape of Kashmir. ठीक है, इफ्रा. जी, पहली बात तो शबनम जी ने कहा हमारा नौजवान नौकरी क्यों करे, वो बाकी चीज़ें क्यों नहीं कर सकता. बहुत आसान होता है ये बोलना शबनम जी, जब आप एक पॉलिटिशियन की बेटी हैं, एक बहुत बड़े घर से आती हैं. एक आम कश्मीरी के लिए नौकरी बहुत मायने रखता है, शाम को उसके घर खाना आए ये बहुत मायने रखता है. और नौकरियां और जॉब्स हम जैसे कश्मीरियों के लिए जो बड़े बड़े ख़ानदानों से नहीं आते, हमारे लिए ये चीज़ मैटर करती है. हमारे कश्मीरी नौजवान PhD कर करके सड़कों पर ड्राई फ्रूट नहीं बेचेंगे. आपको ये बात अच्छी लगती हो, आप चाहें ऐसा हो, हम डिसएग्री करते हैं. कश्मीरी नौजवान अपनी काम, मैम, बिग बिजनेसेस के लिए हमारे कश्मीरी पंडित जो यहाँ से, जिनको यहाँ से हमारे जो बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स जो हैं, देयर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट माने जाते थे. आप देख लीजिए बदनसीबी से जिन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा उस वक्त उन हालात में, सी they are CEOs, they are vice presidents of international business
एस्टैब्लिशमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमारे कश्मीरी मुसलमान लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और एकजुट होकर उनको कहना चाहिए चलो वापस आओ, हम पहले की तरह रहें। मेरा ये नौकरियां ये बाद में आएगा, लेकिन जितनी देर परसों मैं एक प्रोग्राम में थी, इंडिया टुडे के प्रोग्राम में, तो अमिताभ मट्टू साहब ने एक बात कही कि मुझे तब यहाँ पे लगेगा पीस हुआ जब एक कश्मीरी पंडित औरत हबा कदल से अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ तक पहुँचे, लाल चौक तक पहुँचे। बात नॉर्मल लगती है लेकिन है तो सही। जितनी देर तक ये सब मसला हल नहीं होगा, नौकरियाँ ये सब है, हमको जिंदा रहना है, लेकिन नौकरियों से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। इसमें आपको वो दर्द, वो पीड़ा देखनी है लोगों की। जिन लोगों के बच्चे आज से 20-20 साल से जेलों में हैं, उनकी पीड़ा देखनी है आपने। हमको अब ये नहीं चाहिए कि एक फैमिली कहती है मैं पावर में आऊंगी, दूसरी फैमिली कहती है किसी और को। अगर कोर्ट ने, देखिए कोर्ट ने रिलीज किया है, लुक एट देयर गट्स, लुक एट देयर गट्स कि जी कोर्ट ने रिलीज किया, ये जी बीजेपी ने रिलीज किया। मैं फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहती हूँ और बीजेपी से, क्या आपका पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई बिहाइंड द सीन कोई ये है? इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। नो ओवर ऑफ द लैंड, महबूबा मुफ्ती कमेंट का समय है शबनम जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दे शुड बी बुक्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। The only opponent in Jammu and Kashmir at this point जो बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, उन्हीं को जेल में भेज देना चाहिए। शबनम जी कहती हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये से बार बार कह रही हूँ, जो इंसान ये लड़ाई लड़ रहा है, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप ही ने, आप ही की फैमिली से लड़ी है, सिर्फ आप ही की फैमिली ने लड़ी है, सिर्फ आप ही की फैमिली ने लड़ाई लड़ी है, सिर्फ आपकी फैमिली। चलिए देखिए, पता है मुझे लगता है कंपटीशन फैमिली ने लड़ाई लड़ी है। एक कंपटीशन है कि बस हमें इक्तिदार दिस इज अ प्रॉब्लम। नो, दे विल इंश्योर दैट कश्मीर से और जम्मू और कश्मीर में किसी नॉन बीजेपी पार्टी को मेजॉरिटी ना आए। इनकी बातों से मत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपको परवाह है, आपको परवाह है, आई केयर फॉर द कॉमन कश्मीरी, सपोर्ट कर रही हैं, कम आप बीजेपी को, नो नो नो, आप बीजेपी का, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, आप बीजेपी का वोट कंसोलिडेट कर रही हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता के सामने बहुत सारे ऐसे विचार सामने आ रहे हैं और इतनी मैच्योर जम्मू कश्मीर की जनता है कि वो असलियत समझ सके। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इफरान, थैंक यू श्वेता, बाय बाय।